वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन। और आज हम आपके लिए अ परफेक्ट फिट नाम की एक फिल्म की कहानी लेकर आए हैं। ये एक रोमांटिक फिल्म है जो कि 15 जुलाई 2021 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को IMDb पे 5.2 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10 और इसे 85% लोगों ने लाइक किया है। ये एक इंडोनेशियन लव स्टोरी है जो कहीं ना कहीं आपको किसी फेरी टेल जैसी लगेगी। तो अगर आपको फिल्मों में लॉजिक ढूंढने की आदत है तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। कहानी की शुरुआत रियो नाम के एक लड़के से होती है जो कि एक शू डिजाइनर है। तो वहीं दूसरी तरफ हमारी कहानी की नायिका का नाम सास्की है और वो पेशे से एक फैशन ब्लॉगर है। सास्की अपने फियांसे डैनी के साथ हेनरी नाम के एक फैशन डिजाइनर के फैशन शो में आई है। हेनरी जब सास्की को वहां पर देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि सास्की एक बहुत ही फेमस फैशन ब्लॉगर है। थोड़ी देर बाद डैनी सास्की को बाय बोलता है और वो वहां से निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले वो उसे अपनी बर्थडे पार्टी में आने के लिए कहता है और उसे कहता है कि उसे अपने जूते चेंज करके आने होंगे। सास्की और डैनी को एक साथ देखकर हेनरी को बहुत ज्यादा खुशी होती है, लेकिन वही खुशी हमें सास्की के चेहरे पर बिल्कुल दिखाई नहीं देती। अभी सास्की और हेनरी एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर मिसेस हेड्रा की एंट्री होती है जो कि पेशे से एक फॉर्चून टेलर है। हेनरी जब सास्की को मिसेस हेड्रा से इंट्रोड्यूस करवाता है तो मिसेस हेड्रा सास्की से ये कहती हैं कि वो उसका फ्यूचर बताना चाहती हैं। सास्की वैसे तो इन सब बातों में बिल्कुल भरोसा नहीं करती, लेकिन हेनरी और अपनी दोस्त एंड्रा के कहने पर वो एक कार्ड उठा ही लेती है। सास्की के चुने हुए कार्ड के बदले मिसेस हेड्रा उसे एक सूखा हुआ पत्ता देती हैं। वो सास्की से कहती हैं कि उस पत्ते से उसे अपनी आंखों को ढकना है और 3 बार घूमना है। 3 बार घूमने के बाद जब वो अपनी आंखें खोलेगी तो उसके सामने उसकी जिंदगी का नया रास्ता होगा। साथ ही मिसेस हेड्रा एंड्रा को इस बात की जिम्मेदारी देती हैं कि ये रिचुअल अच्छे से परफॉर्म हो। एंड्रा मिसेस हेड्रा के हाथ से वो पत्ता ले लेती है और सास्की के साथ उसके जूतों की शॉपिंग के लिए निकल जाती है। एंड्रा अब सास्की को बार बार इस बात के लिए मनाने लगती है कि उसे मिसेस हेड्रा का बताया हुआ रिचुअल परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन सास्की क्योंकि इन सब बातों में भरोसा नहीं करती, इसीलिए वो एंड्रा को बार बार इनकार करती रहती है। क्योंकि एंड्रा सास्की को बार बार ये रिचुअल परफॉर्म करने के लिए फोर्स कर रही है, इसीलिए आखिर में सास्की हार मानकर उस रिचुअल को परफॉर्म कर ही लेती है। वो सूखे हुए पत्ते की मदद से अपनी आंखों को ढकती है और 3 बार चक्कर लगाती है। जब रिचुअल परफॉर्म करने के बाद सास्की अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखों के सामने रियो का शू स्टोर था। एंड्रा अब सास्की को लेकर उस शू स्टोर के अंदर चली जाती है। वो शू स्टोर काफी बिखरा हुआ है, लेकिन क्योंकि किस्मत उन दोनों को वहां पर लेकर आई है, इसीलिए एंड्रा और सास्की दोनों ही वहां पर जूते देखना शुरू करते हैं। उस स्टोर का ओनर रियो एंड्रा से बार बार यही कहता है कि ये स्टोर अभी शुरू नहीं हुआ है, इसीलिए वो लोग चाहें तो कुछ देर बाद वहां पर शॉपिंग करने आ सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि रियो और कुछ कहता, सास्की उसे कहती है कि वो शॉपिंग करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगी, उसे इमीडिएटली एक पार्टी में जाना है, इसीलिए वो जल्दी से जूते सिलेक्ट करके वहां से चली जाएगी। सास्की अब जूतों का एक पेयर उठाती है, लेकिन जैसे ही रियो उसके हाथ में वो जूते देखता है वो उसे कहता है कि ये जूते उसके लिए नहीं बने हैं, क्योंकि जूते किसी भी इंसान की पर्सनालिटी बताते हैं, इसीलिए उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से कोई और जूते उसे सूट करेंगे। सास्की को रियो की ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है, लेकिन फिर भी वो रियो को एक चांस देती है और रियो को जूते सिलेक्ट करने का मौका देती है। फिल्म की शुरुआत में हमने रियो को एक खास जूते बनाते हुए देखा था जो उसने अपने हाथों से डिजाइन किए थे। रियो उन जूतों को उठाता है और अपने हाथों से वो जूते सास्की के पैरों में पहनाता है। इससे पहले कि रियो और सास्की के बीच में कोई और बात होती, सास्की के फोन पर डैनी की कॉल आती है। डैनी सास्की को कहता है कि पार्टी शुरू ही होने वाली है और सबके सब लोग सिर्फ उसी के लिए वेट कर रहे हैं। सास्की बिल्कुल भी देर न करते हुए वो जूते उठाकर वहां से चली जाती है और उसकी दोस्त एंड्रा भी एक डेट के लिए एक रेस्टोरेंट के लिए निकल जाती है। सास्की जैसे ही टैक्सी में बैठती है और टैक्सी में बैठने के बाद उन जूतों को देखती है, वो ये नोटिस करती है कि रियो ने उसे गलत जूते दे दिए हैं। वो टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी वापस लेने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही वो रियो के शू स्टोर में पहुंचती है एक पेंट का डिब्बा उसके ऊपर गिर जाता है। उस पेंट के डब्बे की वजह से ना तो सिर्फ सास्की की ड्रेस बल्कि उसके बाल भी बहुत बुरी तरह से गंदे हो जाते हैं। इस बात के लिए वो रियो पर भड़क पड़ती है कि तभी उसे वापस डैनी की कॉल आती है। पेंट लगे हुए हाथों से वो डैनी का फोन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस फोन को उठा नहीं पाती। गुस्से में वो फोन तो दूर पटक देती है, लेकिन गलती से डैनी की कॉल उठ जाती है। इसी दौरान रियो सास्की से कहता है कि उसे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अगर उसे पार्टी में जाना है तो वो उसकी शर्ट पहनकर पार्टी में जा सकती है। डैनी रियो की कही हुई ये बात सुन लेता है और कहीं ना कहीं उसे सास्की के ऊपर शक होने लगता है। फोन कटने के बाद डैनी के पिता जब उसे गुस्से में देखते हैं तो वो उसे कहते हैं कि आज का दिन उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास है।
क्योंकि आज न सिर्फ डेनी का बर्थडे है बल्कि उनके एक 5 स्टार होटल का लॉन्च भी है। इसीलिए उसके और सास्की के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उससे पार्टी पर कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि डेनी बहुत ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो अपने पेरेंट्स के साथ बदतमीजी करता है और इसी के चलते उसके पेरेंट्स वो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। सास्की वहां पर लेट पहुंचती है, लेकिन डेनी जब उसे एक व्हाइट शर्ट में देखता है तो वो उससे इस बात के लिए सवाल करता है कि ये शर्ट आखिर किसकी है। इससे पहले कि सास्की डेनी को कुछ बताती, डेनी उसे उस कॉल के लिए कन्फ्रंट करता है और सास्की के सच बताने के बावजूद भी वो उस पर भरोसा नहीं करता और उसके साथ गाली गलौज करता है। सास्की गुस्सा होकर उस पार्टी से तो निकल जाती है, लेकिन वो वापस उस शू स्टोर में जाती है। जब वो रियो के स्टोर पर पहुंचती है तो उसे रियो पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने पैरों से वो जूते उतारकर उसकी दुकान की तरफ फेंकती है। तभी काउंटर के नीचे से रियो निकल के बाहर आता है और ये जूता सीधा जाकर रियो के सर पे लगता है। जूता लगने की वजह से रियो वहीं पर बेहोश हो जाता है और सास्की को उसे टैक्सी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। सास्की जब रियो को टैक्सी में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जा रही थी तो टैक्सी ड्राइवर उसे काफ़ी देर तक परेशान करता है। वो उसे कहता है कि अगर उसकी टैक्सी में इस इंसान की मौत हो गई तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ सास्की होगी और इसीलिए सास्की को उसे बचाने के लिए कम से कम उसे CPR देना चाहिए। टैक्सी ड्राइवर के बार बार कहने पर सास्की रियो को माउथ टू माउथ CPR देती है और कहीं ना कहीं उसी बीच में रियो को होश भी आ जाता है। रियो को CPR के बाद होश तो आ जाता है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस होने का नाटक करता रहता है। रियो जब हॉस्पिटल में था तो सास्की और एंड्रा एक दूसरे के साथ बहस करने लगते हैं। सास्की इस पूरे के पूरे इंसिडेंट के लिए एंड्रा को जिम्मेदार ठहराती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उसी का आइडिया था। एंड्रा सास्की से कहती है कि इस रिचुअल के जरिए ही सही, लेकिन कम से कम उसे डेनी का असली चेहरा तो नजर आया और अगर अब वो चाहे तो उससे शादी के लिए इनकार कर सकती है। इस पर सास्की एंड्रा से कहती है कि डेनी के परिवार के उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एहसान है, क्योंकि जब उसकी माँ बीमार थी तो उसके परिवार ने फाइनेंशियली उन लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की थी और कहीं ना कहीं यही एक वजह है कि डेनी के इतना बुरा होने के बावजूद भी वो उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है। अभी वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी इसी बीच रियो को होश आ जाता है। रियो सास्की और एंड्रा से कहता है कि उसके स्टोर की चाबी काउंटर में पड़ी है और उन दोनों में से ही कोई एक जाकर उसके स्टोर को लॉक लगा सकता है। अगली रोज जब रियो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है तो अपने स्टोर की चाबियां लेने के लिए एंड्रा और सास्की के पास आता है। बातों ही बातों में रियो सास्की को CPR के लिए थैंक यू बोलता है, जिसके बाद सास्की को यह पता चल जाता है कि उस दौरान रियो होश में ही था। रियो उससे उसके परेशान होने की वजह पूछता है, जहां सास्की उसे बताती है कि उसका दिन काफी ज्यादा खराब जा रहा है। सास्की अब रियो को बताती है कि न जाने क्यों लेकिन उसके साथ बहुत दिनों से कुछ बुरा हो रहा है, जिस पर रियो उसे क्लेंजिंग रिचुअल परफॉर्म करने की सलाह देता है। रियो के मुंह से ऐसी बात सुनकर सास्की उस पर गुस्सा कर ही रही होती है कि तभी उसे अपनी माँ की कॉल आती है। सास्की की माँ उसे कहती है कि उसकी बात एक ज्योतिषी से हुई थी और उन्होंने उसे कहा कि उसे एक क्लेंजिंग रिचुअल की ज़रूरत है। रियो सास्की और उसकी माँ के बीच में हो रही बातचीत को सुन लेता है और वो सास्की से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसके साथ चल सकता है। इससे पहले कि सास्की उसे हाँ या ना कहती, रियो उसे कहता है कि वो कल सुबह उसे इसी जगह से 10 बजे पिक करेगा। अगली सुबह रियो 10 बजे उस रेस्टोरेंट में आ जाता है और सास्की का इंतजार करता है, लेकिन सास्की उसके बिना ही क्लेंजिंग रिचुअल के लिए चली जाती है और क्लेंजिंग रिचुअल खत्म होने के बाद अपने काम पर निकल जाती है। क्योंकि सास्की की दोस्त एंड्रा उस रेस्टोरेंट में काम करती है, इसलिए वो एंड्रा को मैसेज करके ये बताती है कि रियो वहाँ पर सुबह से बैठा है। सास्की को जब इस बात का पता चलता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो रेस्टोरेंट वापस आती है और रियो को सॉरी कहती है। रियो अब सास्की से कहता है कि आज ही के रोज़ के लिए उसकी अपने क्राफ्ट्समैन के साथ एक मीटिंग फिक्स थी और सास्की का इंतज़ार करने के चक्कर में उसकी वो मीटिंग मिस हो गई। तो सास्की अगर आज के लिए भरपाई करना चाहती है तो वो कल उसके साथ क्राफ्ट्समैन के गांव में चल सकती है। इस बार भी वो सास्की से उसके हाँ या ना के लिए नहीं पूछता। वो सास्की से कहता है कि कल सुबह 10 बजे वो फिर से उसका यहीं पर इंतज़ार करेगा। इस बार सास्की भी रियो से मिलने के लिए तैयार हो जाती है और वो दोनों ही साथ में क्राफ्ट्समैन के गाँव में जाते हैं। वहाँ पर सास्की केटूत नाम के एक इंसान से मिलती है जो कि बहुत ही बेहतरीन शू डिज़ाइनर थे। उसे जूतों के बारे में और वहाँ रहने वाले लोगों के बारे में चीज़ें इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं कि वो इस पूरी चीज़ के ऊपर एक ब्लॉग लिखती है। सास्की और रियो की अब काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों ही आमतौर पर मिलना शुरू कर देते हैं। और फिर वो दिन आता है जब रियो का शू स्टोर लॉन्च होना था। अपने शू स्टोर के लॉन्च पर वो सबके सामने सास्की को धन्यवाद कहता है। वो कहता है कि सास्की उसके स्टोर की सबसे पहली कस्टमर थी और उसका उस स्टोर पर आना एक डेस्टिनी ही था।
ये उसके और उसके ब्लॉग्स की ही वजह से है कि आज उसका स्टोर इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है। इसीलिए रियो अपनी माँ के सामने ये कहता है कि वो चाहता है कि उसके स्टोर का इनॉग्रेशन और कोई नहीं बल्कि सास्की ही करे। सास्की रियो के स्टोर का इनॉग्रेशन करती है और कहीं ना कहीं वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। तभी डैनी के हायर किए हुए लोग सास्की को वहाँ पर देख लेते हैं और डैनी वहाँ आकर सास्की को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाने लगता है। जब रियो सास्की के साथ इस तरह से ज़बरदस्ती होते हुए देखता है तो वो डैनी से झगड़ा करने लगता है। डैनी और रियो के बीच में झड़प हो जाती है जिसमें कि रियो जख्मी हो जाता है। सास्की अब डैनी को वहीं पर रोक लेती है और उसके साथ घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जहाँ एक तरफ रियो अपने आप को मना चुका है कि सास्की की शादी होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ सास्की रियो को अब पसंद करने लगी है। रियो की माँ एक दिन रियो को बताती है कि उसके लिए टियारा नाम की एक लड़की का रिश्ता आया है। टियारा उन लोगों के फैमिली फ्रेंड की लड़की थी और रियो भी उसे बचपन से जानता था। शादी के लिए उन दोनों की पहली मुलाकात उसी के शू स्टोर में होती है, जहाँ टियारा अपने लिए जूते देखना शुरू करती है। रियो सास्की की ही तरह टियारा के लिए भी जूते पसंद करता है और अपने हाथों से उसे जूते पहनाता है। जिस तरह से रियो टियारा के साथ पेश आता है, टियारा को कहीं ना कहीं ये सब बहुत अच्छा लगने लगता है और इसी के चलते वो उसके साथ शादी करने के लिए हाँ कह देती है। सास्की भी डैनी के साथ शादी करने के लिए हाँ कह देती है और इसी के चलते वो रियो की शर्ट लौटाने के लिए आखिरी बार उससे मिलती है। सास्की रियो को अपने परिवार से मिलाने के लिए ले जाती है और उसके माता पिता दोनों ही उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। खासकर सास्की की माँ को रियो के बारे में एक बात बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि वो खाना बनाने में किचन में अपनी माँ की मदद किया करता है। ठीक वैसे ही जब वो सास्की के घर जाता है तो खाना बनाने में वो उसकी माँ की भी किचन में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। टियारा एक इंडिपेंडेंट लड़की है जो कि एक शू फैक्ट्री चलाती है। रियो और टियारा जब शू फैक्ट्री से वापस आते हैं तो उनके घर वाले उन्हें घर पर एंगेजमेंट का सरप्राइज देते हैं। रियो को इस बारे में पता ही नहीं था कि आज उसकी और टियारा की एंगेजमेंट फिक्स कर दी गई है। अपनी माँ के कहने पर वो टियारा से एंगेजमेंट तो कर लेता है, लेकिन आज भी वो सिर्फ सास्की से प्यार करता है। सास्की और रियो दोनों ही एक दूसरे से दूर रहकर काफ़ी ज़्यादा उदास हैं, लेकिन फिर भी वो लोग इस बारे में एक दूसरे को कुछ नहीं बताते। सास्की को अपनी शादी के लिए जूते खरीदने हैं और उन्हीं जूतों को खरीदने के लिए एंड्रा उसे रियो के स्टोर ले जाती है। लेकिन जब सास्की वहाँ पर रियो और टियारा को एक साथ देखती है तो वो बिना जूते पसंद किए ही वहाँ से चली जाती है। सास्की अब ये डिसाइड करती है कि वो अपने शादी के लिए जूते सीधा क्राफ्टमैन से ही लेगी। इसीलिए डैनी के साथ वो मिस्टर कैटूथ से मिलने उनके गाँव चली जाती है। लेकिन जब डैनी और सास्की वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि रियो और टियारा पहले से ही वहाँ पर बैठे हैं। डैनी मिस्टर कैटूथ के बनाए हुए जूतों को लेने से इनकार कर देता है क्योंकि जूतों के नीचे दूल्हा दुल्हन के जो नाम लिखे थे वो गलत थे। जहां एक तरफ सास्की के पास उसके और रियो के नाम के जूते पहुंचे थे, वहीं दूसरी तरफ टियारा के पास उसके और डैनी के नाम के जूते पहुंचे थे। टियारा ये सुनकर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो रियो से कहकर मिस्टर कैटूथ के साथ बिजनेस खत्म कर देती है। इस इंसिडेंट के बाद चीजें इतनी ज्यादा खराब हो जाती हैं कि सास्की और रियो दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। बातों ही बातों में वो ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से कभी भी बात नहीं करेंगे। लेकिन इससे पहले कि सास्की वहां से जाती, रियो से बताता है कि भले ही वो टियारा से शादी कर रहा है लेकिन वो हमेशा उसी से प्यार करता रहेगा। डैनी और सास्की की शादी पोस्टपोन हो जाती है क्योंकि उन दोनों की डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करती। और जब एक ज्योतिषी से इस चीज का सोल्यूशन पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि 118 स्प्रिंग से लाए हुए पानी से ही उन्हें क्लेंस किया जा सकता है और इस प्रोसेस को करने में काफी ज्यादा वक्त जाएगा। सास्की की एक बार फिर से मिसेस हेड्रा से मुलाकात होती है जिन्होंने उसे वो सूखा पत्ता दिया था और कहीं ना कहीं ये उनकी वजह से ही था कि उसकी और रियो की मुलाकात हुई थी। इस बार मिसेस हेड्रा जब सास्की से मिलती हैं तो वो उसे बताती हैं कि वो पत्ता उसे उसके प्यार से मिलाने वाला था और वो जाने से पहले उसे एक गूस फेदर देती हैं। वो उसे कहती हैं कि ये उसे जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी देगा और ऐसा तभी होगा जब वो उस गूस फेदर से उस खुशी की डिमांड करेगी। सास्की अपने आप को डैनी से शादी करने के लिए मना चुकी है, लेकिन तभी एंड्रा डैनी को किसी और लड़की के साथ देख लेती है। वो उन दोनों के साथ में वीडियो बनाती है और उस वीडियो को सास्की को सेंड कर देती है। सास्की जब उस वीडियो को देखती है तो वो कहीं ना कहीं गुस्से से पागल हो जाती है। जब वो इस बारे में डैनी से बात करने की कोशिश करती है तो डैनी हमेशा की ही तरह उसे कैजुअल सॉरी बोल देता है। इस बार डैनी से बात करके उसे ये समझ आ जाता है कि डैनी उसे कितना ज्यादा कमजोर समझता है और कहीं ना कहीं उसे ये लगता है कि अपने बाप के पैसों से वो उसे खरीद सकता है। टियारा की शादी की एक मपाची सेरेमनी में भी एक बाधा आ जाती है और उन लोगों की भी शादी पोस्टपोन हो जाती है। टियारा जब कॉल करके इस बारे में रियो को बताती है तो उसे पता चलता है कि रियो मिस्टर कैटूथ के साथ है। असल में रियो मिस्टर कैटूथ से ये समझना चाहता था कि उन्होंने जूतों पर दूल्हा दुल्हन के नाम क्यों बदले।
जिस पर मिस्टर कैटूथ रियो को ये बताते हैं कि सास्की को और उसे साथ में देखकर उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। जब रियो और मिस्टर कैटूथ सास्की के बारे में बात कर रहे थे तो उन दोनों की ये बातचीत टियारा सुन लेती है। रियो को ये समझ आ जाता है कि उसे टियारा को सच बता देना चाहिए। वो टियारा को सब सच बताता है और अपनी सगाई की अंगूठी खोलकर उसे वापस दे देता है। इसी बीच सास्की की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हैं। जब सास्की की माँ होश में आती है तो उसके माता पिता उसे ये कहते हैं कि उसे शादी के लिए कोई भी प्रेशराइज नहीं कर रहा और उसे अपनी जिंदगी के साथ वही करना चाहिए जो उसके लिए बेहतर है। रियो अपना स्टोर बंद करके जकार्ता के लिए निकल रहा है और जाने से पहले वो एंड्रा को टेक्स्ट करता है। इस बारे में जब सास्की को पता चलता है तो बिना देर किए वो रियो से मिलने के लिए निकल जाती है। लेकिन वो जैसे ही शू स्टोर पे पहुंचती है वो देखती है कि शू स्टोर बंद है और रियो वहां से जा चुका है। वो जैसे ही उस गूस फेदर को हवा में उछालती है वो जाकर सीधा उस शू स्टोर के बाहर रुकता है। शू स्टोर के दरवाजे पर उन बेल्स के बजने की आवाज़ आती है जो कि सास्की ने ही रियो को गिफ्ट की थी। रियो सास्की के लिए बनाए हुए उन जूतों को लेकर बाहर आता है और अपने हाथों से वो जूते सास्की को पहनाता है। और ये फिल्म एक मैसेज के साथ खत्म होती है कि एक परफेक्ट पार्टनर चुनना एक परफेक्ट जूते चुनने जैसा ही है, क्योंकि आपके लिए क्या बेहतर है और आपके लिए क्या कंफर्टेबल है ये सिर्फ आप बता सकते हो। एंड आई थिंक अ परफेक्ट लव स्टोरी इज लाइक अ परफेक्ट फेरी टेल। दे डू एग्जिस्ट व्हेन यू बिलीव इन देम। सो स्टार्ट बिलीविंग। थैंक यू सो वेरी मच और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू सो मच वंस अगैन एंड स्टे ट्यून्ड।